नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। बुधवार की सुबह के ट्रेड में क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड मिला जुला रहा, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन के मुताबिक सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी ने पिछले 24 घंटों में लगभग $17,000 पर ट्रेड किया। क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के कोलैप्स और दूसरी मुश्किलों से जुड़ी इंडस्ट्री में असर के बारे में इन्वेस्टर्स की घबराहट के बावजूद कुल क्रिप्टो मार्केट में BTC की हिस्सेदारी लगभग 40% पर स्थिर रही। शुक्रवार की जॉब्स की रिपोर्ट और सोमवार के ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI ने लेबर मार्केट और US इकोनॉमी में मजबूती दिखाई। वेतन वृद्धि में तेजी और इन्फ्लेशन में मामूली गिरावट के साथ कमजोर ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI सिर्फ 8 दिनों के भीतर एक और तेजी से बढ़त को रोकने के लिए काफी नहीं होगा। ऐसे में नास्डैक कंपोजिट इंडेक्स 2% फिसला, वहीं S&P 500 में 1.44% की गिरावट आई, जो अगले हफ्ते के पॉलिसी डिसीजन के प्रति इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी को दर्शाता है। इन सब के बीच पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन ने लगभग $17,050 पर ट्रेड किया। इथेरियम उसी समय सीमा में $1,265 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जबकि 3 वर्स का IC15 इंडेक्स 25,646 पॉइंट्स पर फ्लैट ट्रेड कर रहा था। 6 नवंबर को बाइनेंस के CEO CZ ने हाल ही में FTX के कोलैप्स के बाद उनके आसपास बनाए गए सभी गलत अनुमानों को साफ कर दिया। हालांकि भयानक दुर्घटना के कथित अपराधी सैम बैंकमैन-फ्रीड हाल ही में मीडिया के सामने कहानी का अपना पक्ष करने के लिए उपस्थित हुए थे। CZ ने क्रिप्टो इंडस्ट्री के रक्षक बनने की अपनी इच्छा को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। CZ ने टाइटल की आलोचना करते हुए दावा किया कि उनके ट्वीट्स ने FTX क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को नष्ट कर दिया। हालांकि उन्होंने SBF को इतिहास के सबसे बड़े धोखेबाजों में से एक कहा। उन्होंने उन्हें मीडिया के मास्टर मैनिपुलेटर और प्रमुख राय नेताओं के रूप में भी संदर्भित किया। बाइनेंस CEO के अनुसार SBF ने एक ऐसी कहानी को कायम रखा जिसमें वह CZ और अन्य बुरे लोगों के रूप में चित्रित करता है। उन्होंने आगे कहा कि एक ट्वीट एक हेल्दी बिजनेस को नष्ट नहीं कर सकता। इस बीच कैरोलिन ने 6 नवंबर को ट्वीट किया, जो इसका कारण हो सकता है। दूसरी ओर CZ का दावा है कि डेटा से पता चलता है कि ये लोगों के FTT टोकन को डंप करने का असल कारण था। पूर्व बैकलेस CEO बॉब डायमंड और सर्कल इंटरनेट फाइनेंशियल क्रिप्टो करेंसी मार्केट की दूसरी सबसे बड़ी स्टेबल कॉइन USDC की जारीकर्ता ने डायमंड के US बेस्ड स्पेशल पर्पस एक्विजिशन व्हीकल कॉनकॉर्ड एक्विजिशन कॉर्प के माध्यम से रिवर्स मर्जर की योजना को रद्द कर दिया। प्रपोज किए गए कॉम्बिनेशन, जिसे पहली बार जुलाई 2021 में घोषित किया गया था, ने सर्कल के लिए $9 बिलियन का वैल्यूएशन मांगा था, लेकिन शर्तों पर एक अग्रीमेंट पर पहुंचने में विफलता के कारण ये समाप्त हो गया। डील के खत्म होने पर बोलते हुए डायमंड ने कहा, मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी के निर्माण के लिए सर्कल के रेगुलेटरी फर्स्ट अप्रोच में विश्वास रखता हूं, जो कभी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहा है, और मैं कंपनी के लिए एक एडवोकेट बनना जारी रखूंगा क्योंकि इसने बढ़ना जारी रखा है। द सैंडबॉक्स गेमिंग मेटावर्स की पेरेंट कंपनी अनिमोका ब्रांड्स ने म्यूजिक मेटावर्स गेमिंग प्लेटफॉर्म पिक्सेलिंक्स में मेजॉरिटी स्टेक हासिल करके अपने मेटावर्स इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। ये इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के बाद आया है कि अनिमोका डेवलपर्स के लिए $2 बिलियन का मेटावर्स फंड लॉन्च करेगा। अनिमोका ने हाल ही में एक म्यूजिक मेटावर्स गेमिंग फर्म पिक्सेलिंक्स में मेजॉरिटी स्टेक के अधिग्रहण की घोषणा की। स्टूडियोज, इंफ्रास्ट्रक्चर और इन टेक्नोलॉजीज को बिल्ड, इन्वेस्ट और एक्वायर करने के लिए, जो गेमिंग और Web3 टेक्नोलॉजीज के साथ इंटीग्रेशन के माध्यम से म्यूजिक इंडस्ट्री के भविष्य को शक्ति प्रदान करेगा। और समुदाय पिक्सेलिंक्स आर्टिस्ट और फैंस के लिए एक फिजिकल और डिजिटल इकोसिस्टम है, जो म्यूजिक, गेमिंग और Web3 की दुनिया को इंटीग्रेट करता है। इसकी स्थापना संगीतकारों, म्यूजिशियंस deadmau5 और रिची हॉटन के साथ साथ म्यूजिक और गेमिंग इंडस्ट्री के बेन टर्नर, डीन विल्सन और इंडर फल ने की थी। सिग्नेचर बैंक क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी अपनी डिपॉजिट्स को $8 बिलियन से $10 बिलियन तक कम कर देगी, जो बैंक के लिए डिजिटल एसेट इंडस्ट्री से दूर जाने का संकेत है, जो हाल ही में वॉल स्ट्रीट पर सबसे क्रिप्टो फ्रेंडली कंपनीज में से एक था। सिग्नेचर बैंक के CEO जो डी पाउलो ने मंगलवार को गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इंक द्वारा आयोजित न्यूयॉर्क में एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में कहा, हम सिर्फ एक क्रिप्टो बैंक नहीं हैं और हम चाहते हैं कि ये जोर से और स्पष्ट रूप से सामने आए।
अंत में डी पाउलो ने कहा, सितंबर 2022 तक न्यूयॉर्क बेस्ड बैंक के $103 बिलियन के टोटल डिपॉजिट्स का लगभग एक क्वार्टर या लगभग 23.5% क्रिप्टो इंडस्ट्री से आया था, लेकिन स्पेस में रीसेंट इश्यूज को देखते हुए सिग्नेचर उस अमाउंट को घटाकर 15% कर देगा। FTX बैंक के क्लाइंट्स में से एक था। हालांकि सिग्नेचर के साथ क्रिप्टो एक्सचेंज की डिपॉजिट बैंक की ओवरऑल डिपॉजिट्स के 0.1% से कम थी, फिर भी दोनों के बीच संबंध के कारण सिग्नेचर के शेयर्स नवंबर में लगभग 20% गिर गए। डी पाउलो ने विशेष रूप से स्टेबल कॉइन्स को एक बिजनेस के रूप में मेंशन किया है, जिससे बैंक बाहर निकलना चाहती है, जो सर्कल और दूसरे स्टेबल कॉइन इशूअर्स के लिए बुरी खबर हो सकती है। अगर देश के फाइनेंशियल रेगुलेटर द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया जाता है, तो क्रिप्टो करेंसी कंपनियों को यूनाइटेड किंगडम में अपनी प्रमोशनल मटेरियल्स की अप्रूव्ड करना ज्यादा मुश्किल और महंगा लगने की संभावना है। फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी का 2 महीनों का कंसल्टेशन जो 6 दिसंबर से शुरू हुआ, मार्केटिंग कम्युनिकेशंस को मंजूरी देने वाली फर्मों की संख्या को सीमित करने का प्रस्ताव करता है। ये 2000 के फाइनेंशियल सर्विसेज और मार्केट्स एक्ट के तहत अधिकृत कंपनियों से अप्रूवल अथॉरिटी को हटा देगा और FCA को इस गतिविधि की ज्यादा बारीकी से मॉनिटर करने की अनुमति देने के लिए एडिशनल लेवल के ऑथराइजेशन की जरूरत होगी। ऐसे में कंसल्टेशन ने कहा है, हिस्टोरिकली हमने बहुत से नॉन कंप्लायंट प्रमोशंस को अप्रूवल होते हुए देखा और फिर अनऑथराइज्ड फर्मों द्वारा रिटेल उपभोक्ताओं को सूचित किया गया। पैराग्वे के लोअर हाउस ने क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए एक बिल को खारिज कर दिया, जिससे देश के बढ़ते माइनिंग इंडस्ट्री को एक गहरा झटका लगा है। दुनिया के सबसे बड़े में से एक इटापू डैम के कारण साउथ अमेरिकन देशों में दुनिया के सबसे कम एनर्जी रेट्स हैं। बिजली की तुलनात्मक कम लागत ने देश में बिटकॉइन माइनिंग ऑपरेशंस एस्टैब्लिश करने के लिए लोकल और इंटरनेशनल कंपनीज को लुभाया है। क्रिप्टो करेंसी और माइनिंग को रेगुलेट करने वाला बिल पहली बार जुलाई में देश की सेनेट द्वारा पास किया गया था। हालांकि अगस्त में प्रेसिडेंट ने प्रस्तावित कानून को वेटो कर दिया। इससे अमेंडमेंट्स के लिए लेजिस्लेचर को लौटा दिया और वोटिंग का एक नया राउंड शुरू किया। कल बिल को पास होने के लिए आवश्यक 41 मतों के बजाय 36 मत प्राप्त हुए। Web3 डेवलपर प्लेटफॉर्म Alchemy ने 6 दिसंबर को एक डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की। मार्केटप्लेस का उद्देश्य यूजर्स और डेवलपर्स के लिए डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस तक पहुंच को आसान बनाना है। जबकि Alchemy का ऐप स्टोर सेंट्रलाइज्ड है, ये एक मोनेटाइज्ड प्रोडक्ट नहीं है। हेड ऑफ ग्रोथ जेसन शाह के अनुसार इसका उद्देश्य Web3 क्यूरियस यूजर्स और डेवलपर्स को अपनी टेक्नोलॉजीज को ऑडियंस के लिए इस्तेमाल करने के लिए फ्री एक्सेस प्रोवाइड करना है, जबकि दूसरे मार्केट प्लेस रॉयल्टी से प्रेरित हो सकते हैं। शाह ने कहा कि Alchemy एक ऑर्गेनाइज्ड, एक्सेसिबल मार्केट प्लेस प्रदान करके नए Web3 यूजर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए प्रेरित है। हैक VC और ब्लॉकचेन कैपिटल के नेतृत्व में एक सीरीज A फंडिंग राउंड में क्रिप्टो अकाउंटिंग, टैक्स और कंप्लायंस प्लेटफॉर्म बिटवेव ने $15 मिलियन जुटाए थे। बिटवेव ने एक बयान में कहा, सिग्नल फायर, वेलर, इक्विटी पार्टनर्स, आर्का, पल्सर ट्रेडिंग और एलुमिनाई वेंचर्स ब्लॉकचेन फंड के साथ साथ दूसरे वेंचर कैपिटल फर्म्स ने राउंड में पार्टिसिपेट किया था। फंडिंग का इस्तेमाल बिटवेव इंस्टीट्यूशनल नाम के एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए किया जाएगा, जिसका एम उन इंस्टीट्यूशंस की मदद करना है जो टैक्सेस, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग के आसपास की प्रोसेसेस में सुधार करने के लिए कस्टडी, ट्रेड और डिजिटल एसेट्स का इस्तेमाल करते हैं। कंपनी ने कहा कि ओपनसी, कंपाउंड और पॉलीगॉन बिटवेव का इस्तेमाल करने वाली क्रिप्टो कंपनियों और प्रोटोकॉल में से है। एपकॉइन के स्टेकिंग रिवॉर्ड्स बस आने ही वाले हैं, जो 12 दिसंबर को एमिटिंग शुरू करने के लिए तैयार हैं और ऑफिशियल स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट पहले के दिन में लगभग $32 मिलियन वर्थ के एप, साथ ही बोर्ड एप यॉट क्लब और म्यूटेंट एप NFTs की वेल्थ ले चुका है। कई NFTs के साथ अब तक कॉन्ट्रैक्ट में 7.6 मिलियन से ज्यादा एप डिपॉजिट किए गए हैं। होराइजन लैब्स द्वारा सोमवार को ऑफिशियल स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने के बाद से ये प्राइस बढ़ रही है और अब पिछले 24 घंटों में $4.16 की करंट प्राइस पर 6% की बढ़त हुई है।
एपकॉइन बोर्ड एपी और क्लब इकोसिस्टम के लिए बनाए गए इथेरियम बेस्ड टोकन हाल के हफ्तों में स्टेकिंग लॉन्च से पहले सिग्निफिकेंट प्राइस में उछाल देखा गया। कॉइनगेको ने पिछले 14 दिनों में लगभग 32% की बढ़त दर्ज की। हालांकि FTX के कोलैप्स के मद्देनजर 14 नवंबर को टोकन ऑल टाइम लो से उछलकर $2.63 पर आ गया था। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताजा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।